हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अंशु स्वागत करता हूं अपने नए चैनल अंशु जीएस क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था राजनीति विज्ञान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसमें 4 आर्टिकल थे, आर्टिकल 1 to 4। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता। नागरिकता में आर्टिकल 5 से 11 आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज द सिटीजनशिप। एंड सिटीजनशिप इज दैट अगर कोई व्यक्ति जिस देश का नागरिक है तो उस देश के बारे में उस व्यक्ति की पहचान कराता है। नागरिकता किसी व्यक्ति की पहचान कराता है पर्टिकुलर। एंड नाउ वी विल गो टू व्हाट इज सिटीजनशिप एंड वी विल स्टडी अबाउट दैट। तो भाग 2 नागरिकता। नागरिकता जो है ये लिया क्या गया है, तो भाग नागरिकता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे संविधान का 85% हिस्सा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से आया है। तो उसी में हर देश से कुछ ना कुछ हम लोग ने लिया है और हम लोग ने खुद भी बहुत इसमें भूमिका निभाई है, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन लोगों ने। तो भाग 2 नागरिकता है। तो सबसे पहले नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता की सर्वप्रथम चर्चा अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब जब देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उसमें देखा गया कि किसको नागरिकता देनी है और किसको नहीं देनी है। तो इसी के रिगार्डिंग में सारे आर्टिकल इसमें है। तो आर्टिकल 5 से 11 आपको इसमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो भाग 2 नागरिकता आर्टिकल 5 to 11। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में बताता है कि प्रारंभ में जब देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो किन नागरिकों को नागरिकता देनी चाहिए और किनको नहीं देनी चाहिए। तो उसके रिकॉर्डिंग में 3 ऐसी चीज सामने उन्होंने देख रखी जिससे उनको क्या करना, नागरिकता मिल जाए। पहली चीज उन्होंने लिखी कि उनका जन्म भारत में होना चाहिए, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा पॉइंट, माता पिता में से कोई एक भारत के होने चाहिए। मतलब प्रारंभ में किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, उसके लिए आर्टिकल 5 में यह बताया गया है कि अगर वो व्यक्ति, उसका जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। दूसरे में लिखा गया माता पिता किसी एक को क्या होना चाहिए, भारत में उनका जन्म होना चाहिए। मतलब माता पिता में से कोई एक कहाँ का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। तीसरे में ये लिखा गया है जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, इससे 6 महीने पहले, इससे 6 माह पहले या 6 महीने पहले भारत में रहने चाहिए। तो अगर जो ये तीनों में से कोई भी एक अगर जो आपके पास है तो आप भारत के नागरिक उस समय बन जाएंगे। जैसे आपका जन्म अगर भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। माता पिता में से कोई एक भारत का हो तो बन जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज कि अगर जो आप 26 जनवरी 1950 से 6 महीने पहले से भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। तो ये आर्टिकल 5 था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए एंड देन वी विल गो। जैसे दोस्तों मैंने आपको आर्टिकल 5 पढ़ाया, आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम आपको आर्टिकल 6, 7, 8 के बारे में पढ़ाएंगे जो नागरिकता में आते हैं। तो आर्टिकल 6 में ये बताता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, और आर्टिकल 7 में ये बताता है जो भारत से पाकिस्तान गए उनके बारे में चर्चा। देखिए क्या है। तो आर्टिकल 6 में ये बताता है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत, इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया, मतलब ये यह बताता है अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तो वो ठीक है। बट अगर जो आप 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे, अगर 19 जुलाई 1948 से बाद पाकिस्तान से इंडिया है तो ठीक है। अगर 19 जुलाई 1948 से बाद आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रार्थना पत्र जिसको बोलते हैं, प्रार्थना पत्र, और आपको 6 माह का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर जो आप कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है 19 जुलाई 1948 से पहले तो उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर जो वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसको 6 माह तक यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये था आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया। अब आर्टिकल 7 ये बताता है जो इंडिया से पाकिस्तान के बारे में बताता है, इंडिया टू पाक। आर्टिकल 6 में ये बताता है कि अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया है, ठीक है, और फिर वापस भारत आना चाहता है तो 1 मार्च 1947, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पहले भारत गया, भारत से
पाकिस्तान आया था, ठीक है। अब वो 1 मार्च 1947 के बाद आना चाहता है, तो जब अगर पहले गया तो कोई बात ही नहीं, आ भी गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद अगर जो आना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको यही प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन, और उसको 6 माह का इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। कहने का मतलब है आर्टिकल 6 में ये लिखा है, उस समय जब देश संविधान लागू हुआ था तो मतलब ये बताया गया कि पाकिस्तान से अगर जो कोई इंडिया आता है तो 19 जुलाई 1948 से जो व्यक्ति पहले आ गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, प्लस 6 मंथ का आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। एंड देन आर्टिकल 7 पे चलते हैं। आर्टिकल 7 ये बताता है अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है और फिर पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो 1 मार्च 1947 से पहले जो आ जाए, गुड। अगर जो 1 मार्च 1947 के बाद आया देन यू विल हैव टू रजिस्टर एंड यू विल हैव टू वेट फॉर 6 मंथ, ठीक है। तो आप ये इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आर्टिकल 8 पे चलते हैं। जैसा कि आपने आर्टिकल 6 और 7 नोट कर लिया होगा, अब हम आपको बताते हैं आर्टिकल 8 और 9 के बारे में। तो आर्टिकल 8 जो है ये नागरिकता के संबंध में यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति है विदेश में जाना चाहता है, विदेश में घूमना चाहता है तो बिल्कुल क्या है, घूम सकता है, और नौकरी करना चाहता है तो वो नौकरी भी कर सकता है। तो इसमें यह बताता है कि विदेश में घूमने, नौकरी करने, आर्टिकल 9 में ये बताता है कि आप विदेश में घूम सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। बस आर्टिकल में यही बताया, अगर कोई व्यक्ति विदेश में घूमने जाता है, ट्रैवलिंग, तो घूम सकता है, लेकिन और अगर नौकरी करना चाहता है तो नौकरी भी वहां पर कर सकता है। अब आर्टिकल 9 में जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेश में घूमने गया है तो, अब कोई व्यक्ति विदेश में घूमने गया है, कोई व्यक्ति वहां पे नौकरी करने गया है। कुछ व्यक्ति नौकरी करेंगे, 4 महीने करेंगे, 6 महीने करेंगे, नौकरी करने के बाद उनको अच्छा लग गया तो वो वहाँ के क्या लेते हैं, अब यहाँ उनको आना नहीं होता है या किसी भी देश के उस देश में नहीं जाना चाहते हैं जिसमें वो पहले रहते थे, तो उनको वहाँ की नागरिकता अगर जो लेंगे वो लोग। जैसे इसमें बताया कि विदेश में घूमने, नौकरी करने की आज़ादी। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति अमेरिका गया है, अब अमेरिका में उसने क्या है, अमेरिका गया है, अमेरिका में उसको अच्छा लगने लगा, 5 मंथ से रह रहा है, तो वह अमेरिका की क्या ले लेगा, सिटीजनशिप ले लेगा, सिटीजनशिप ले लेगा। तो हमारा आर्टिकल 9 ये बताता है कि अगर जो किसी भी देश के आपने नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता वहीं से ऑन द स्पॉट आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। तो लिखा ये इस आर्टिकल में है, अगर विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। मतलब आर्टिकल 8 आपको ये देता है विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, विदेश में नौकरी करने की स्वतंत्रता। इन केस आपको अच्छा लगा, आप वहां पे रह ले और वहां के आपने नागरिकता ले ली, और जैसे ही वहां की नागरिकता लेंगे, भारत की नागरिकता आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आर्टिकल 10 पे चलते हैं। आर्टिकल 10 हमें यह बताता है कि संसद नागरिकों की नागरिकता की क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। संसद जो है, संसद नागरिकों के नागरिकता की सुरक्षा करेगी। सुरक्षा करेगी। अब कैसे सुरक्षा करेगी, अगर जो किसी व्यक्ति ने कोई आपराधिक काम करा है या कोई गैर देश विरोधी काम करा है तो उसको नागरिकता से वंचित करा जाएगा, उस व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे देश विरोधी कोई काम कर रहा है, देश विरोधी काम, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलनी चाहिए, और मिलेगी भी नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी काम कर रहा है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति पागल है, सेकंड पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति पागल है तो उसको भी नागरिकता नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, पागल है उसको क्यों नहीं नागरिकता मिलेगी, उसकी क्या गलती। तो इसमें ये पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति पागल है तो उसका आधार कार्ड बनेगा, वोटर आईडी बनेगी, ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। अब वो क्या करेगा कि कार चलाएगा, कार चलाने के बाद इसमें क्या होगा कि वो किसी को जाके गाड़ी चलाएगा, और गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए पागल व्यक्ति को नागरिकता नहीं देनी है। तो ये आपका आर्टिकल 10 हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा आर्टिकल 10 तक, तो अब आपको आर्टिकल 11 पढ़ाते हैं। आर्टिकल 11 में ये बताता है कि नागरिकता इस प्रकार से लोगों को मिल गई, विदेश में गए मिल गई, वहाँ पे नागरिकता ले ली, यहाँ की नागरिकता चली गई। अब यह है कि भारत में नागरिकता के लिए कानून कौन बनाएगा। तो आर्टिकल 11 में हमें ये बताता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। और कौन इसके लिए सिफारिश करेगा, तो गृह मंत्रालय। कौन? गृह मंत्रालय। तो नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। संसद बनाएगी। किसकी सिफारिश पर बनाएगी? गृह मंत्रालय की सिफारिश पर। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर। तो ये आपका आर्टिकल 11 हो गया कि भारत में नागरिकता के लिए कानून कौन बनाएगा। तो नागरिकता के लिए कानून हमारा संसद बनाएगा। और सिफारिश किसकी रहेगी? तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री की केस में क्या रहेगी? सिफारिश रहेगी। अब ये आपको आर्टिकल भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक आपके खत्म हो गए। अब इसमें यह है कि इस भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, उसमें यह बताया गया कि किस किस प्रकार से आगे लोगों को नागरिकता देनी है। तो समझते हैं कि क्या है वो। भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये जो एक्ट आया है वो ये 1955 में, भारतीय नागरिकता अधिनियम क्या आया? 1955 में ये आया है। इसमें 5 प्रकार से लोगों को क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल सकती है। जैसे पहला है इसमें जन्म से। पहला क्या है? जन्म से। और एक एक करके आपको 5 के बारे में बताएंगे। जन्म से इस प्रकार से मिल सकती है। पहले तो ये था कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। फिर इसमें 1986 में संशोधन हो गया। 1986 में क्या हुआ? संशोधन। फिर उसमें कहा गया कि माता पिता में से कोई एक भारत में होना चाहिए। माता पिता में से कोई एक भारत के होने चाहिए। इट्स मीन माता पिता में से एक शुड बी बॉर्न इन इंडिया। भारत में उनका क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए। तो माता पिता में कोई एक भारत में से होना चाहिए। अब ये तो हो गया कि जन्म से। जन्म से इसमें होगा कि जन्म पहले था कि जन्म भारत में हो, फिर दूसरे में आया कि वो 86वां संशोधन हो गया, उसमें बताया गया माता पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए। अब दूसरा है वंश के आधार पर। दूसरा क्या है बच्चों? वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर यह बताया गया, पहले इसमें क्या था? पिता के आधार पर मिलती थी। किसके आधार पर? पिता के। मतलब अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो पिता का वंश क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगी, पिता के आधार पर। बाद में क्या हुआ कि 1992 संशोधन हुआ, 1992 अमेंडमेंट हुआ। तो उसमें यह बताया गया कि माता पिता दोनों क्या होने चाहिए? माता पिता दोनों क्या होने चाहिए? भारत से। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। पहले दिखाया गया कि इसमें जन्म से जिसको मिलेगी, ये हो गया। 5 प्रकार इसमें है। कितने टाइप हैं? 5 टाइप से इसमें मिल सकती है। पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप है वंश के आधार पर। पहले दी जाती थी पिता के आधार पर। 1992 संशोधन हुआ, उसमें बताया गया माता पिता दोनों से ही मिल सकती है। ठीक है, अभी आपको इतना नोट कर लीजिए, फिर तीसरे पे ले चलते हैं। जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा, नागरिकता अधिनियम 1955, पहले इसमें बताया गया कि किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी। तो 5 टाइप बताए गए हैं, उसमें से 2 टाइप आपको हम पढ़ा चुके हैं, जन्म के आधार पर एंड दूसरा था वंश के आधार पर। एंड 3 पॉइंट्स बचे हैं, पंजीकरण, देशीकरण और समविष्टि क्षेत्र या अर्जित भूमि। पंजीकरण समझते हैं, तीसरा टाइप है। पंजीकरण ये होता था, अगर कोई व्यक्ति है किसी देश का है, भारत देश का है और किसी देश में जाता है, जैसे कोई विदेशी है भारत में आना चाहता है तो यहाँ पे नागरिकता लेना चाहता है, तो वो जैसे पहले यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे उसने शादी कर ली है, अब यहाँ पे भारत में शादी कर ली, अब उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो उसने शादी कर ली है, उसके बाद यहाँ पे उसको 7 साल स्पेंड करने पड़ेंगे। देन शी विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड ही विल गेट। तो इस और दूसरी चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे नौकरी कर रहा है और फिर नौकरी करते करते यहाँ पे नागरिकता उसको चाहिए, तो उसको कम से कम यहाँ पे एटलीस्ट 7 ईयर्स यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो उसी में रिलेटेड है, पंजीकरण में है। अगर आप विवाह कर लिया है
या नौकरी कर रहे हैं भारत की लड़की से, अगर भारत की लड़की से विवाह हो गया, भारत में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट यू शुड स्टे 7 years एंड देन यू विल गेट द सिटीजनशिप। तो यहाँ पे आपको कम से कम नहीं तो 7 साल तो यहाँ पे आपको रुकना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू पंजीकरण के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 3 पॉइंट है। अगर यहाँ पे विवाह कर लिया है फिर उसके बाद 7 साल रुकना पड़ेगा तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है नौकरी कर रहे हैं, नागरिकता चाहिए तो 7 साल रुकना पड़ेगा, नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद है देशीकरण। देशीकरण ये उन लोगों के लिए है जो भाषा क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। तो उनको क्या होगा कि जो भाषा, कला, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे जानकार हैं, उनको देशीकरण के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल सकती है। बस उनको भी एक यहाँ पे प्रोविजन है कि उनको भी क्या पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट स्टे 10 years एंड देन दे विल गेट। तो यहाँ पे उनको कितना, जैसे कोई व्यक्ति भाषा, कला, विज्ञान का जानकार है तो उसे मिल जाएगी। उसको कितने दिन रुकना पड़ेगा, कम से कम 10 साल। जैसे कोई बहुत से लोग हैं पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, तो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं तो उनको इसी के अकॉर्डिंग नागरिकता मिल गई है। जैसे अदनान सामी हो गए, आतिफ असलम हो गए, तो ये सब लोग। तो अगर कोई व्यक्ति भाषा, कला, विज्ञान का जानकार हो तो कम से कम यहाँ पे 10 साल स्पेंड करेगा, तब उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लास्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है समष्टि क्षेत्र या अर्जित भूमि। ये क्या होता है, इसमें कैसे नागरिकता मिलेगी, मतलब भारत का ऐसा क्षेत्र जो भारत में पहले नहीं था, अब भारत ने उसको क्या कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया है या उसको मिला लिया, तो उसकी भी नागरिकता की जिम्मेदारी संसद की है, तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू अर्जित भूमि। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जैसे, तो उस क्षेत्र पर जब कब्जा कर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो भारत का क्षेत्र हो गया, तो उसको नागरिकता देने का कर्तव्य पार्लियामेंट का है और वो यहाँ उसको नागरिकता देगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1962 पांडिचेरी, 1962 में पांडिचेरी विलय हो गया, 1975 सिक्किम, तो इनको इसी प्रकार से क्या मिली है, नागरिकता मिली है। तो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, अर्जित भूमि है, पंजीकरण है, देशीकरण है। ठीक है। तो ये आप है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें से पक्का पूछता है, राइट डाउन कर लीजिए आप। जैसा कि आपने भाग 2 नागरिकता आर्टिकल 5 to 11 पढ़ लिया है और आपको भारतीय नागरिकता अधिनियम के बारे में बता दिया है किस किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी। अब आपको लेके चलते हैं कि जैसे नागरिकता के संबंध में बहुत से हमारे देश में ऐसे कुछ एक्ट पारित हो गए हैं जिसको लेके बहुत ही विवेचना हुई है या बहुत ही उसके बारे में क्या हुई है, क्रिटिसाइज भी किया गया लोगों को। कुछ लोगों को, कुछ तबके के लोगों को वो समझ में आया है, कुछ तबके के लोगों को नहीं समझ में आया। तो वो क्या है, जैसे उसके लिए हम बताने जा रहे हैं, जैसे CAA। बहुत से लोग होते हैं समझ ही नहीं पाते CAA क्या होता है। तो देखिए क्या है, बहुत ईजी है CAA में ये कहा गया कि जिन देशों में धार्मिक प्रताड़ना है, मतलब रिलीजियस प्रोस्टिक्यूट है, जिन देशों में लोगों को धर्म के आधार पर लोगों को क्या करा जाता है, टॉर्चर करा जाता है, तो उन देश के लोगों को भारत क्या करेगा, नागरिकता दे देगा। उन देशों में मुस्लिम देश बहुलता से थे, जिसमें से 3 मुख्य देश थे। कौन कौन से थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। पहले क्या है कि जिन देशों में धार्मिक प्रताड़ना है, धार्मिक प्रताड़ना मतलब धर्म के मामले में जिसको टॉर्चर करा जा रहा है जिन देशों में लोगों को, उन देशों में 3 मुख्य देश कौन कौन से थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो इनको नागरिकता मिल जाएगी भारत में अकॉर्डिंग टू CAA के तहत नागरिकता मिल जाएगी। ये CAA कानून 2019 में आया है। ठीक है। CAA कब आया है, 2019 में एक्ट आया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इसमें सिर्फ किसको, माइनॉरिटी की बात की गई है। इसमें CAA कानून में किसकी बात की गई, माइनॉरिटी की बात की गई, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक की बात की गई है इसमें।
अल्पसंख्यक वे लोग होते हैं जिनकी संख्या बहुत ही क्या होती है, कम होती है, तो उनको कहते हैं माइनॉरिटी, और जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है उनको बोलते हैं बहुसंख्यक मेजोरिटी। तो इन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक में कौन कौन आ जाता है, जैसे ईसाई आ गए, हिंदू आ गए, सिख आ गए, फारसी आ गए, ये सब लोग इसमें आ गए माइनॉरिटी में, तो इनको तो मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं कही गई कि हम क्या देंगे, मुस्लिम का नाम नहीं लिया गया, बस वहां पे कहा गया कि हम माइनॉरिटी को क्या देंगे, CAA के अकॉर्डिंग हम इनको नागरिकता दे देंगे, क्योंकि इन मुस्लिम देश में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे मुस्लिमों की क्या है, मुस्लिमों की संख्या अधिक है, मुस्लिमों की संख्या अधिक है, और बाकी सबकी ये माइनॉरिटी में चले गए, तो मुस्लिमों की संख्या थी इसलिए ये क्या हो गए, मेजॉरिटी हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि हम सिर्फ CAA के अकॉर्डिंग सिर्फ हम किसको नागरिकता देंगे, माइनॉरिटी को देंगे। तो इसमें क्या हो गया, मुस्लिमों ने बहुत विरोध करा कि CAA के खिलाफ में मुसलमानों को नहीं देगा, क्योंकि मुसलमान क्या है, मेजॉरिटी है, ठीक है। और इसमें एक चीज ये है कि जो 2014 से पहले के हैं उन्हीं को मिलेगी, 2014 से पहले के हैं, 2014 से पहले के, उन्हीं को क्या मिलेगी, नागरिकता। तो ये CAA कानून बहुत इजी था, मतलब जिन देशों में लोगों को धर्म के मामले में टॉर्चर किया जाता है उनको अपना देश नागरिकता दे देगा, बहुत अच्छी बात है। हमारा देश हर यही सब करता है काम, जो देश में लोगों को टॉर्चर किया जाता है, जहाँ भी वो, हमारा देश महान, ऐसा ही होना भी चाहिए। तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश थे, ठीक है, जिसके CAA के तहत 2019 में ये एक्ट आया, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट, SC लिख देते हैं, समझ जाएंगे आप, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को हम यहाँ पे नागरिकता देंगे। उन्होंने मेजोरिटी की बात नहीं की, माइनॉरिटी में ईसाई, हिंदू, सिख, पारसी ये आते हैं, वहां पे क्या थे, मेजोरिटी मुस्लिम, और कहा 2014 से पहले के जो थे उनको, ठीक है। तो ये आप CAA नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक और इससे रिलेटेड करके कोई मैटर था जिसका नाम था NRC, पहले ये कर लीजिए, देन आई विल टीच यू व्हाट इज NRC। जैसा कि आपने CAA पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं NRC में। CAA जो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें आपको बताया गया कि माइनॉरिटी की बात की गई सुप्रीम कोर्ट में कि माइनॉरिटी को हम नागरिकता दे देंगे। अब NRC समझते हैं क्या है, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, NRC का फुल फॉर्म है। इसमें क्या हो गया, भारत में ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ये पूर्वी पाकिस्तान है। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग क्या को अच्छा नहीं समझते थे, ये इनको क्या समझते थे, नीच समझते थे, तो ये इन पे बहुत जुर्म करते थे। जुर्म की तादाद इतनी बढ़ गई कि ये बेचारे यहाँ से भागने लगे आसाम की तरफ। तो जब ये आसाम की तरफ भागने लगे, वो डेट थी उनकी 24 मार्च 1971। कब, 24 मार्च 1971। 24 मार्च 1971 को ये कहाँ आने लगे, आसाम आने लगे, आसाम आने लगे वहाँ से भाग के। मतलब यहाँ पे बहुत ब्रूटली लोगों को मारा गया, बहुत से लड़कियों का रेप किया गया, महिलाओं का एटलीस्ट 10,000 महिलाओं को यहाँ पे रेप किया गया है आंकड़ों के अकॉर्डिंग। तो 24 मार्च 1931 को जब भारत से, पूर्वी पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आने लगे, तो फिर क्या करा गया, उसी के अकॉर्डिंग NRC को बताया गया है कि NRC में जो 24 मार्च 1971 के पहले के लोग हैं उनको NRC के तहत नागरिकता मिल जाएगी। बस उनके पास 30 सर्टिफिकेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 30 सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर इन 30 सर्टिफिकेट हैं बताए गए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ बात बताइए, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, आसाम में आने लगे लोग, ठीक है। तो आसाम में सबसे पहले NRC कहाँ पे लागू हुई, आसाम में। सबसे पहले NRC आसाम में किसने लागू करी, सुप्रीम कोर्ट में। भारत में NRC अभी नहीं लागू है, भारत में NRC नहीं लागू है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया, तो अब इसमें जब सर्वे करा गया तो इसमें पाया गया कि 19 लाख लोग मिले, एटलीस्ट 19 20 लाख लोग ऐसे मिले जिनके पास कुछ भी नहीं था। 20 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास 30 सर्टिफिकेट में से कोई सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन उनमें से 13 लाख हिंदू थे। 13 लाख क्या थे, 13 लाख हिंदू थे, और 7 लाख संख्या किसकी थी, मुस्लिमों की थी। तो 13 लाख हिंदू जो थे तो उनको तो नागरिकता मिल जाएगी CAA के तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग उनको नागरिकता देंगे। बट 7 लाख मुस्लिम यहाँ भी फंस गए, इसीलिए नागरिकता का इन लोगों ने बहुत क्या करा, विरोध करा है, ठीक है। तो ये जैसे आपको समझ में आ गया होगा, नागरिकता सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई, आसाम में। किसने नागरिकता आसाम में लागू करी, पूछता है, सुप्रीम कोर्ट ने लागू करी। 24 मार्च 1931 से पहले के जो लोग थे उनके बारे में, क्योंकि उसके बाद तो लोग आए, इसलिए उनका आंकड़ा लेना ही नहीं है।
ठीक है। और आसाम सुप्रीम कोर्ट ने लागू करा। भारत में अभी तक एनआरसी नहीं आई है। कि एनआरसी की जब सर्वे हो गया तो उस क्षेत्र में पाया गया, आसाम के क्षेत्र में 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो उनमें से 13 लाख हिंदू थे। हिंदुओं को माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग CAA के तहत नागरिकता मिल गई। बच गया 7 लाख मुस्लिम, तो मुसलमानों को यहाँ से भी नहीं मिली। ठीक है, तो ये CAA और एनआरसी आपको हमने बताया है। भाग 2 नागरिकता आपके बारे में, इसके बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अगर जो आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही आगे हम आपको वीडियो से अवगत कराते जाएंगे। नए वीडियो फिर डालेंगे। पूरी पॉलिटी क्लास यहाँ पे होगी। जय हिंद, जय भारत।